मैं विशंबर प्रसाद निषाद जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने बुंदेलखंड की बात आज सदन में रखी है। बुंदेलखंड का अपनी संस्कृति है, अपना इतिहास है। आधा बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में है, आधा उत्तर प्रदेश में है। चित्रकूट के जो परिक्रमा है वो 2/3 मध्य प्रदेश में है, 1/3 उत्तर प्रदेश में है। इसलिए पूरे इस प्रांत की मांग तो चली आ रही पुरानी, लेकिन मूल रूप से इसके विकास के लिए जहां इसका प्राकृतिक सौंदर्य है वहीं संसाधनों की कमी नहीं है। वन, खनिज, कृषि, जल, उद्योग, पर्यटन को ही आधार मानकर हम लोग इस इलाके का विकास कर सकते हैं। इसी बात को समझकर माननीय राहुल गांधी जी ने यूपीए के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को यह अनुरोध किया था कि विशेष तौर पर बुंदेलखंड पैकेज दिया जाए, और लगभग 8,500 करोड़ का बुंदेलखंड पैकेज दिया गया। लेकिन मुझे इस बात का दुख है महोदय कि जिस आशा और उम्मीद के साथ वो पैकेज दिया गया था उसकी पूर्ति नहीं हो पाई और दुरुपयोग हुआ, भारी दुरुपयोग हुआ। वहां की योजना बनाने में कोई बहुत बड़ा कोई रिसर्च की जरूरत नहीं है। वनों की कटाई के बाद जिस प्रकार से भूजल का दोहन हुआ है, वहां पे केन और बेतवा की नदियों पर बांध बने हैं, उससे लाभ भी हुआ है। केन बेतवा लिंक कैनाल भी बनाई जा रही है। तो सबसे पहले तो माननीय सभापति महोदय, आवश्यकता इस बात की है कि केंद्र सरकार को बुंदेलखंड के मामले में अलग से योजना बनाने की आवश्यकता है। और माननीय कृषि मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि इस बारे में बुंदेलखंड जो पैकेज दिया गया था उसका मूल्यांकन तो कराएं, लेकिन उसमें इस बात पर अधिक ध्यान दें कि उसकी जितनी भी इनकम्प्लीट योजनाएं हैं, अपूर्ण हमारी सिंचाई योजनाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए हमारी सरकार की भी नीति थी, आपकी सरकार की भी नीति है कि उन योजनाओं को पूरा करने के लिए धन की कमी नहीं आनी चाहिए। साथ में मैं इस बारे में पूर्व से ही कहता आया हूं कि हमें सीखना चाहिए जो उस पूरे बुंदेलखंड में चंदेली राज्य के समय जो चंदेली तालाब बने, जो कि वाटर कंजर्वेशन का एक बहुत बड़ा एक माध्यम था। आज अधिकांश तालाब जो हैं वे सिल्ट जमा होने की वजह से उनकी क्षमता कम होती चली जा रही है। नरेगा के माध्यम से उनकी सफाई की योजना होनी चाहिए थी। हम लोगों ने जब मेरे कार्यकाल में हमने इसका विशेष ध्यान रखा था और प्रत्येक तालाब पर मछली पालन की व्यवस्था की गई थी। मछली पालन का उद्योग काफी बड़े पैमाने पर वहां उसका प्रचलन है और वो अधिकार हमने मछुआरों को दे दिए थे, ठेकेदारों को वहां से अलग कर दिया था और मछुआ पालन की सहकारी समितियों को दे दिया था। और उसमें ये बाध्य कर दिया था कि कोई सहकारी समिति में जो जब तक मछली पकड़ने के लिए पानी में नहीं घुसेगा वो उसका सदस्य नहीं बन सकता। उसकी वजह से ठेकेदार सब अलग हो गए थे और शुद्ध मछली पकड़ने वाले लोगों को ही लाभ मिला था। और विशेष तौर पर हमने ग्राउंड वाटर रिचार्ज की योजना प्रारंभ की थी। आपके सौराष्ट्र में इसका बहुत बड़ा प्रयोग किया गया था। जो वाटर रन ऑफ, जो सरप्लस वाटर होता है, उसको कुओं में डालकर वाटर रिचार्ज की व्यवस्था की गई थी। मैं इतना आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने उसके पहले से मध्य प्रदेश में खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में जल संधारण का कार्यक्रम मेरे कार्यकाल में मध्य प्रदेश से चल रहा था और उसी से शायद सीखकर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसकी योजना गुजरात में ली होगी। मैं आपको बता रहा हूं। अरे बनने के पहले 8 वर्ष से दूसरे मुख्यमंत्री थे जी, उसके पहले आप थे जी। मैं वही कह रहा हूं कि खेत का पानी खेत में मेरा एक
खेत में का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। ये सन 95 से मेरी योजना वहां प्रारंभ थी और नरेंद्र भाई वहां पे महामंत्री थे अखिल भारतीय जनता पार्टी के। तब उन्होंने वहां 3 साल तक उस योजना का अध्ययन भी किया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वहां खनिज संपदा भी अपनी उसका महत्व है। मेरे मित्र भाई राज बब्बर जी ने सही कहा है, आज पूरे देश में रेत का खनन की जो इलीगल माइनिंग हो रही है इतने बड़े पैमाने पर हो गई है, एक माफिया ऑपरेशन हो रहा है। मध्य प्रदेश में तो कई लोग अधिकारी लोग मारे जा चुके हैं, उत्तर प्रदेश में भी ऐसे कई घटनाएं हुई हैं। मैंने मध्य प्रदेश के पंचायतों को रेत खनन करने का अधिकार दे दिया था, देने का। पंचायतें ठेका देती थी, राज्य सरकार उसमें नहीं आती थी और उससे जो रॉयल्टी आती थी ग्राम पंचायतों को मिलती थी। माननीय हमारे महंत जी हमारे बड़े ही सम्मानीय है और हमारे लिए तो मेरे निजी तौर पर तो उनका मैं सम्मान करता हूं, उनके आश्रम में भी हमें आमंत्रण है, जाएंगे। लेकिन पंचायतों को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अधिकार विहीन किया है, ये माननीय सभापति जी, ये ऐतिहासिक सत्य है, आज भी मौजूद है। आप गुजरात का देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, जितने भी अधिकार गुजरात में पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए थे वो वापस ले लिए गए हैं। मध्य प्रदेश में मेरे कार्यकाल में जो जिला परिषद और ब्लॉक पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को अधिकार दिए गए थे वो सब वापस लिए गए हैं। लेकिन आज बुनियादी तौर पर यदि आपको ग्रामीण व्यवस्था को सुधारना है तो ग्राम पंचायतों का सुदृढ़ीकरण करना पड़ेगा, उनको अधिकार संपन्न करना पड़ेगा। यही रेतों की खदान की अगर आप उनको अधिकार पंचायतों को दे देंगे तो ये माफिया अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि गांव वाले अपने आप वो माफिया लोगों को काम करने से रोक लेंगे। इसी के साथ साथ मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां पे खनिज के मामले में हीरे तक की खदान वहां पर है पन्ना में, और उसका उपयोग भी किया गया है। और भी कई खदानें हैं और भी खनिज हैं। तो खनिजों से संपूर्ण, वनों से संपूर्ण ये बुंदेलखंड का जो इलाका है, इसको निषाद जी का हम समर्थन करते हुए ये मांग करते हैं कि उसकी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की आवश्यकता है। मैं ये भी आपसे बताना चाहता हूं कि खरीफ फसल कटने के बाद अगर आप बुंदेलखंड जाएंगे तो जैसा कि हमारे मित्र ने बताया, गांव के गांव खाली हो जाते हैं। आप झांसी के, ललितपुर के, आप रेलवे स्टेशन पे, महोबा के रेलवे स्टेशन पे आप जाके देखिए, पैर रखने की जगह नहीं मिलती जब माइग्रेशन होता है। गांव के गांव चले जाते हैं। और नरेगा की एक ऐसी योजना थी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका बहुत विरोध किया जब वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उन्होंने इस बात को महसूस किया कि इस महात्मा गांधी नरेगा योजना इस देश की आवश्यकता है और उसका वो श्रेय भी ले रहे हैं, हम उसमें आपत्ति नहीं है। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत जितना पैसा दिया जाए उतना कम है। विशेषकर उन जिलों में, उन क्षेत्रों में, उन विकास खंडों में, उन गांवों को चिन्हित करना चाहिए जहां की माइग्रेशन ज्यादा से ज्यादा होता है। उनमें कम से कम 100 दिनों से 125 दिनों तक रेगुलर उनको रोजगार मिलना ही चाहिए। और काम की कमी नहीं है। वहां पर आजकल क्या हो रहा है कि अधिकांश ग्राम पंचायतों में कमीशनबाजी चली हुई है और वो लोग मजदूरों का काम करने के बजाय सीसी रोड का काम ज्यादा पसंद करते हैं, सीमेंट वेमेंट का काम ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए रोजगार उन्मुखी काम की आवश्यकता होते हुए वहां पर नरेगा का काम बढ़ाना चाहिए। माननीय महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग होगी उत्तर प्रदेश में। कृषि मंत्री जी राधा मोहन सिंह जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे इस बात के लिए माननीय महंत आदित्यनाथ जी को, और मैं भी इस सदन के माध्यम से महंत आदित्यनाथ जी को इस बात को याद दिलाऊंगा कि पहली कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने कर्जा माफ करने का वादा किया था। पहली कैबिनेट मीटिंग हो चुकी है महोदय, लेकिन अभी तक कर्जा माफ होने का कोई चर्चा भी शुरुआत नहीं हुई। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जुमलाबाजी का एक जमाना है और जुमलाबाजी में जितने होशियार हमारे मित्र हैं इस तरफ के, उतना जुमलाबाजी हम लोगों ने कभी सीखी भी नहीं है। लेकिन आपसे अनुरोध है कि कम से कम बुंदेलखंड के किसानों का कर्जा माफ होना आवश्यक है।
मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहता हूं, जहां तक गौ सेवा का सवाल है, हम सब गौ सेवा के पक्ष में हैं। आपको मालूम है महोदय, मेरे मुख्यमंत्री काल में मध्य प्रदेश पहला प्रांत था जहां गौ सेवा आयोग का गठन किया गया था, महंत महाराज पहला, और करोड़ रुपए हमने गौशालाओं को दिए। लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद पहला काम उन्होंने किया, गौ सेवा आयोग समाप्त कर दिया। तो ये गौ सेवा के नाम पर केवल राजनीति करते आए हैं, काम तो हम लोगों ने किया है महोदय। मैं ये भी कहना चाहता हूं जी 10 मिनट हो गए हैं। मैं एक आपसे कहना चाहता हूं महोदय कि वहां पर चंदेरी भी वहां का एक बहुत बड़ा एक कस्बा है जहां विश्व के मानी हुई साड़ियां बनती हैं। एक जमाना ये था जहां चंदेरी साड़ी का उद्योग ठप होता जा रहा था, मुश्किल से 20-25 हाथ करके रह गए थे। लेकिन तत्कालीन समय में मैं 80 के दशक में माधवराव जी सिंधिया यहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट थे, मंत्री थे, मैं वहां पर मंत्री था। हम लोगों ने इसका नया पैकेज शुरू किया। आज मुझे इस बात की आपको बताने से प्रसन्नता हो रही माननी कि वहां लगभग 3,500 हाथ करके चल रहे हैं, और बुनियादी तौर पर जहां कोरी समाज के लोग और मुस्लिम जो कोरी समाज के लोग वो करते थे, आज हर समाज के लोग हाथकरघा का काम कर रहे हैं। इसलिए वहां पर चंदेरी साड़ी उद्योग पर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अंत में पर्यटन पर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। खजुराहो के मंदिरों का वहां पे है अपना अलग महत्व है। वहां पर्यटन के लिए और भी ऐसे कई केंद्र हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं माननीय महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इतना ही अनुरोध करूंगा कि बुंदेलखंड पैकेज 1 असफल रहा है। अब बुंदेलखंड पैकेज 2 उन गलतियों को सुधारने के लिए और माननीय निषाद साहब ने जो प्रस्ताव दिया है उस पर गंभीरता से विचार करने के लिए आप एक कमेटी बनाइए। सदन की कमेटी बना सकते हैं, सदन की कमेटी बनाइए, या नीति आयोग के कहिए कि एक उसमें कमेटी बनाए जो कि बुनियादी तौर में बुंदेलखंड के रहने वाले लोगों से चर्चा करने के बाद उनकी आवश्यकता क्या है। यहां योजना भवन में, नीति आयोग भवन में बैठकर योजनाएं जो बनती हैं वो पूरी तरीके से क्रियान्वयन सफलता से नहीं हो पाती हैं। जनता को शामिल करिए, ग्राम सभा, ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव लीजिए, और बुनियादी तौर पर जिन बिंदुओं का मैंने उल्लेख किया है उन बिंदुओं के आधार पर अगर बुंदेलखंड पैकेज 2 बनता है तो हमारा इसको पूरा समर्थन होगा। मैं भरपूर अपनी ओर से, हमारे पार्टी की ओर से माननीय निषाद जी के इस प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करता हूं। 3 मस्जिद 1 मंदिर हिंदू समुदाय के द्वारा है। 3 मस्जिदों पर माइक रहेगा लेकिन मंदिर से माइक उतार दिया जाता है। क्या यही सेकुलर एजेंडा है इन लोगों का? यही सेकुलरिज्म है?